जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस पे बेसिकली बात करेंगे हिस्ट्री पर। जो क्लास 10 का जो हमारा क्लासेस चल रहा है हम लोग इसी पे बात करते हैं। और टॉपिक जो चल रहा था यानी कि जो चैप्टर हम लोग ले रहे थे वो क्या था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने टोटल 5 जो है अभी तक हम लोगों ने वीडियो लिया है, और आज जो है हमारा वो 6ठा नंबर का वीडियो है, यानी कि 6 नंबर का वीडियो है। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस टॉपिक को देखने से पहले, तो मैं बोलूंगा कि पीछे के भी वो जो सीरीज है, जो वीडियो हम लोगों ने लिया है, उसको भी क्या करें आप जरूर देख लें, ताकि ये जो टॉपिक है आपको अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से क्या हो समझ में आए। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इस पे बेसिकली बात करेंगे। जो हम लोग टॉपिक ले रहे थे वो टॉपिक क्या था, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का जो टॉपिक चल रहा था हम लोग उस पर बात करेंगे, और उसमें हम लोग बात करेंगे 1815 से लेकर हम लोग 1914 के पूरे जो टाइम पीरियड उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, जो पिछले का जो हमारा वीडियो था, तो उसमें मैंने बात किया था कि राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का बात करें तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है। या मैं बात करूं कि आर्थिक विनिमय में कितने प्रकार के प्रभाव होते हैं, या मैं बोल सकता हूं कितने तरह के गति होते हैं, जिसके कारण ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विनिमय जो होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विनिमय जो होता है यानी कि सेवाओं का जो आदान प्रदान यानी कि आयात और निर्यात जो होता है वो होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैंने कल बोला था कि अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का बात करें और ये जो पूरा विनिमय है वो किस तरह से चलता है, इस पे अगर मैं बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 ठो प्रभाव होता है। कितना प्रभाव होता है? 3 ठो। एक जो होता है व्यापार, दूसरा होता है श्रम, और तीसरा क्या होता है? पूंजी। पहला क्या होता है? व्यापार, दूसरा क्या होता है? श्रम, और तीसरा क्या होता है? पूंजी। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बताइए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने प्रकार के प्रवाह होते हैं, तो आप बोलोगे 3 प्रकार के प्रवाह होते हैं। और वो 3 क्या क्या होते हैं गुरुजी? तो एक होता है व्यापार, दूसरा क्या होता है श्रम, और दूसरा क्या होता है श्रम, और तीसरा क्या होता है पूंजी। यानी कि इन तीनों के कारण, व्यापार के कारण, श्रम के कारण और पूंजी के कारण आर्थिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं का या वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं व्यापार पे बात करूं तो व्यापार में मुख्य रूप से जो चीज शामिल होता है वो क्या होता है? प्रमुख वस्तु। क्या होता है? प्रमुख वस्तु। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि उस समय का जो सबसे ज्यादा प्रमुख वस्तु था वो क्या था? या तो गेहूं था या तो कपड़ा था। तो अगर किसी क्षेत्र में गेहूं है तो दूसरा क्षेत्र क्या करेगा? गेहूं लेने के लिए आएगा और यहां से गेहूं लेके जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं आर्थिक विनिमय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। या किसी क्षेत्र में कपड़ा का उत्पादन होता है तो कोई दूसरा देश आएगा, वहां से कपड़ा लेके जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आर्थिक विनिमय हुआ किसका? कपड़ा का। उसी तरह जो श्रम का मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रोजगार की तलाश में, काम के तलाश में क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। आज आप लोग देखते हो कि बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं, बहुत से लोग मैं बोल सकता हूं कि अमेरिका चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं काम के लिए। कारण क्या है कि अगर वो वहां पे काम करने के लिए जाएंगे तो उनको वहां से पैसा मिलेगा। तो अगर मैं यहां से कोई दूसरा देश काम करने के लिए जाऊं तो जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुझे क्या मिलेगा? आर्थिक विनिमय मिलेगा कि मैं उस क्षेत्र पे जाऊंगा, मैं वहां पे काम करूंगा, मैंने वहां पे श्रम दिया तो उन्होंने क्या किया? मुझे श्रम के बदले पैसा दिया, और वो पैसा मैं क्या करूंगा? अपने देश, अपने परिवार को भेज दूंगा। तीसरा क्या पॉइंट था? वो क्या था? पूंजी। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो मैं क्या करूंगा? दूसरे देश में जाके मैं अपना कंपनी खोलूंगा या मैं अपना व्यापार करूंगा। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, या तो कम समय के लिए या दीर्घ समय अवधि के लिए क्या करते हैं कि अपने से दूर दराज के जो इलाके होते हैं उस पर जाते हैं और वहां पे वस्तुओं या सेवाओं का निवेश करते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि मैं आज ब्रिटेन जाके मैं वहां पे क्या करता हूं? एक कॉफी शॉप खोलता हूं, मैं कॉफी की दुकान या मैं चाय का दुकान खोलता हूं। तो मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप नरेंद्र मोदी वाला काम करो। नहीं, ऐसा नहीं था, मैं नरेंद्र मोदी वाला बात नहीं कर रहा हूं। मैं वहां पे क्या कर रहा हूं? एक चाय का दुकान लगा रहा हूं। तो अगर मैं
बाहर में जाके मैं मान लो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं चाय का कॉफी का स्टॉल लगाऊंगा, तो मैंने वहां पे क्या किया, निवेश किया, और उस निवेश से मुझे क्या हुए, जब मैं चाय बना के बेचना शुरू किया तो उससे मुझे क्या मिलना शुरू हुआ, पैसा मिलना शुरू हुआ। तो उससे मेरी अंतरराष्ट्रीय स्तर से मेरी आर्थिक मदद हुई। तो व्यापार से, श्रम से और पूंजी से क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का होता है। और कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो तो बताइए कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय जो होता है वो कितने प्रकार के गति से चलता है, तो आप बोलोगे 3 तरह की गति से, एक व्यापार, दूसरा श्रम, तीसरा क्या होता है, पूंजी। मैंने उदाहरण भी आपको बताया है। अगर हम बात करें कि जब ये तीनों प्रभाव है और ये तीनों प्रवाहों के कारण ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जो विनिमय होता है, यानी कि सेवाओं का या वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है, ये चलता है। मैंने क्या बोला कि चाहे व्यापार के माध्यम से, श्रम के माध्यम से या पूंजी के माध्यम से, क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में सेवाओं का या वस्तुओं का, या मैं बोल सकता हूं किसी भी चीज का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं जाके क्या लगाऊंगा, चाय का स्टॉल लगाऊंगा, तो मैंने वहां पे क्या क्या पूंजी फंसाया, मैं वहां पे अपना श्रम दिया और आपको बदले में मैंने चाय दिया, आपने मुझे बदले में क्या दिया, पैसा दिया। तो ये क्या है, आदान प्रदान, यही वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जब ये तीनों प्रभाव का अगर मैं बात करूं, ये तीनों प्रभावों का बात करूं, व्यापार का, श्रम का, पूंजी का, तो ये लोगों के जीवन में किस प्रकार का असर डालता है, मैं इस पे बात करता हूं। तो रसगुल्लो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं तीनों प्रभावों का, तो ये तीनों प्रभाव एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कारण समझिएगा, जुड़ने का कारण क्या समझिएगा, कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए उसको पूंजी भी चाहिए, उसको श्रम भी चाहिए। तो ये तीनों जो है, या मान लो कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कपड़ा का फैक्ट्री लगाना चाहता हूं या मैं गेहूं का उत्पादन करना चाहता हूं, तो वो मुझे व्यापार करना है, तो उसके लिए मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको गेहूं उगाना आता हो। और गेहूं के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे मैं बात करूं तो गेहूं के अनाज का मैं बात करूं, या मैं बात करूं गेहूं के लिए जिस तरह का पानी चाहिए, जिस तरह का मिट्टी, जिस तरह का उर्वरक चाहिए, उसके लिए मुझे पूंजी फंसाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये तीनों क्या है, आपस में जुड़े होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कारण समझिएगा कि अगर ये तीनों प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हैं और ये तीनों प्रभाव अगर एक दूसरे से अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो क्या होता है, अच्छा हो जाता है। क्या होता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर इन तीनों का संबंध आपस में टूट जाता है, बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर ये तीनों व्यापार का, श्रम का और पूंजी का अगर संबंध ठीक रहा, अगर इन तीनों का संबंध ठीक रहा, जैसे हमारे गांव घर में एक कहावत है कि सास का, बहू का और ननद का, अगर तीनों का संबंध अच्छा है तो झगड़ा कभी नहीं होता। और ये तीनों में अगर किसी का भी बुद्धि बयाद हो गया या किसी का भी बुद्धि थोड़ा कम हो गया, तो फिर क्या होता है पता है ना, खिटपिट होता है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं व्यापार का, श्रम का और पूंजी का, अगर तीनों का संबंध बहुत अच्छा है तो उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा होगा। इससे मेरा बोलने का मतलब समझिएगा कि मैं चाहता हूं कि मैं गेहूं का क्या करूं, मैं गेहूं का व्यापार करूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहला तो पूंजी चाहिए। तो पूंजी में जैसे हम लोग भूमि का बात करते हैं, पानी का बात करते हैं, श्रम का, तो जिस तरह से गेहूं के व्यापार के लिए मुझे जिस तरह के पूरा जो वातावरण चाहिए या जिस तरह का मुझे एटमॉस्फेयर चाहिए वो मुझे मिल गया, मैंने उसमें निवेश भी कर दिया। लेकिन उस क्षेत्र में मुझे गेहूं उगाने वाले एक भी मजदूर नहीं मिले, तो क्या मैं गेहूं उगा पाऊंगा क्या, आप बोलोगे नहीं। या मान लो मुझे व्यापार करना है, मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास श्रम भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज का व्यापार करूं कि उस क्षेत्र में चलेगा, तो क्या व्यापार कभी सक्सेस होगा, आप बोलोगे नहीं गुरुजी। उसी तरह मेरे पास व्यापार भी है, मेरे पास श्रम भी है कि मैं वो काम करने जानता हूं जिसका मुझे व्यापार करना है, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है, तो क्या मैं कभी व्यापार कर पाऊंगा, आप बोलोगे नहीं। तो अगर तीनों का आपस में संबंध अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, 7 जन्मों वाला रिश्ता है, तो उसके घर में कभी खिटपिट नहीं होगा और उनका जीवन स्तर क्या रहेगा, मेरा रसगुल्ला बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनके बीच में संबंध टूट जाता है, तीनों के बीच में, व्यापार, श्रम और पूंजी के बीच में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अच्छा हुआ उसी तरह से इनके जीवन में ज्यादा प्रभावित होता है, और यह प्रभाव कैसा होता है, खराब होता है। क्या होता है, खराब। और यह प्रभाव कैसा था, यह प्रभाव अच्छा था। बात क्लियर है रसगुल्लो, यहां पे रसगुल्लो बात क्लियर है। अब एक उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि वस्तु या पूंजी के आवाजाही पे, कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे आप देखते हो
तो किसी भी क्षेत्र पे देखते हो कि वस्तु या पूंजी का जो आवाजाही होता है, केवल अगर मैं बात करूं कि वस्तु का बात कर लो या मैं किसी क्षेत्र में पैसा लगा रहा हूं तो इसके आवाजाही पे, या मैं कुछ श्रमिकों को मैं अपने क्षेत्र में लाना चाहता हूं काम करने के लिए, तो अगर मैं वस्तु या सेवाओं का या वस्तु या पूंजी का अगर मैं आवाजाही कर रहा हूं तो इसके लिए कुछ ज्यादा शर्त नहीं होता है, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कुछ मजदूरों को मैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए लाऊंगा, जो मैं गेहूं का खेती कर रहा था, तो मैं पहले बोलूंगा कि आप आओगे 10 साल के लिए काम करना पड़ेगा, आप मेरे सिवा कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते हो, मैं इतना रुपया दूंगा, इतना घंटे का एक वक्त का खाना दूंगा। इस तरह के बहुत सारे शर्त या पाबंदियां होती हैं। तो आप मेरे को बताओ, अगर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यापार, श्रम और पूंजी, तो फिर तीनों के आवाजाही में किसी तरह का कोई शर्त या पाबंदी जो होता है नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, श्रम के आदान प्रदान में या श्रम के आवाजाही में हम लोग क्या करते हैं, शर्त लगा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन तीनों का जो संबंध है, ये तीनों का जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है, और टूटने से कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन होता है ज्यादा प्रभावित हो जाता है, और वो प्रभाव कैसा होता है, खराब होता है। यहां तक बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इसी टॉपिक का, जो हम लोग टॉपिक ले रहे थे 19वीं शताब्दी का, इसी में पहला जो टॉपिक है वो क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। क्या है, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। टॉपिक ध्यान रखिएगा, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो इस विश्व अर्थव्यवस्था के उदय में हम लोग बात करेंगे कि आत्मनिर्भरता के बारे में बात करेंगे और कर्ण लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मैं बात करूं विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक वर्ड में बात करता हूं, आत्मनिर्भरता। गांधी जी, या मैं बात करूं कि अभी हमारे जो प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, सबका एक चीज कहना होता है कि आत्मनिर्भर बनो। क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनो। मेरा भी मानना है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, रसगुल्लो ध्यान से सुनना, कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो उस काम के लिए आप किसी की भी मदद ना लो, उसी को क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। उस समय जब विश्व अर्थव्यवस्था जब तेजी से चल रही थी तो सबका मानना था कि हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी कि हमारे क्षेत्र में जो भी जरूरत की चीजें हैं, हमारे क्षेत्र में जो भी जरूरत की चीजें हैं, अगर उस जरूरत की चीजों को हम लोग खुद पूरा कर ले तो उससे क्या होगा कि हमारे क्षेत्र का ज्यादा मात्रा में डेवलप होगा। जैसे हम लोग देखते हैं चाइना, कि वो अपना जरूरत को पूरा कर लेता है, साथ में उसको जो भी कुछ चाहिए वो क्या करता है, बाकी देशों को क्या करता है, भेज देता है। तो अगर मान लो कि अगर एक देश है जिसमें 10 लोग हैं, मान लो कि एक गांव है जिसमें 10 लोग हैं, और 10 के 10 लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते, वो क्या करते हैं, कमाते हैं और बाहर से वस्तुओं को मंगा के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की आत्मनिर्भरता नहीं है। कारण क्या है कि अगर उन 10 लोगों की जो जरूरत है अगर वो खुद पूरा कर ले तो उनसे उसका क्या होगा कि जो पैसा जो वो बाकी चीजों पे खर्चा कर रहे हैं वो बच जाएगा। जैसे हम लोग एक चीज बोलते हैं, सपोज दैट कि आपके घर में जो सब्जी होगा, आपके घर में क्या होता है, बगीचा होगा जिसमें लोग सब्जी लगाते होंगे। तो अगर आपके बगीचे में सब्जी हो रहा है तो जो भी पैसा आपके मम्मी पापा कमाए होंगे वो पैसा क्या होगा, जो सब्जी पे खर्चा होगा वो आपके बगीचे से सब्जी मिल जाएगा और वो पैसा आपका बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या होगा, एस्टेब्लिश हो जाओगे, आपकी इनकम क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बात क्लियर है। लेकिन जब हम लोग बात करें विश्व अर्थव्यवस्था का, तो हम लोग इसको समझेंगे एक उदाहरण के तौर पे, और वो क्या है कि मैं बात करूंगा यूरोप के जो खाद्य उत्पादन का या उपयोग के जो बदलता जो रुझान था, इस पे पूरा हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। किसका, विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था का, कि विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था किस तरह से औद्योगिक यूरोप जो था, जब यूरोप में औद्योगिकरण का भाव चल रहा था तो उस समय जिस तरह से खाद्य का, खाने का डिमांड था और उसके उपयोग का जो रुझान था, उसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था में समझने के लिए। तो समझेगा, जब सभी देश क्या कर रहे थे, आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चल रहे थे, सभी देशों का मानना था कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यूरोप के जितने भी बाकी देश है सबका मानना था कि हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उस समय यूरोप का एक देश था, नाम था ब्रिटेन, ये याद रखिएगा, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ये आत्मनिर्भरता के रास्ते से चलने से मना कर दिया कि मैं आत्मनिर्भरता के रास्ते से नहीं चलूंगा। मैंने क्या बोला कि जब औद्योगिक युद्ध चलना शुरू हुआ तो यूरोप के बाकी जो देश थे, इन्होंने बोला कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।
लेकिन केवल ब्रिटेन क्या किया कि आत्मनिर्भर बनने से इनकार कर दिया कि हम लोग खाद्य आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। हम लोग क्या करेंगे? खाद्य आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या ले रहे हैं? यूरोप में जो खाद्य है यानी कि जो खाने का सामान है और उसके उपयोग के बारे में। तो बाकी देशों ने बोला कि जो भी खाने के सामान का उत्पादन का बात करें या उसके उपयोग का बात करें उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, यानी कि हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं का खाने का या खाने के वस्तुओं के सेवाओं का उत्पादन का सेवन नहीं करेंगे, केवल हम लोग जो उत्पादन करेंगे वही हम लोग खाएंगे। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका दो कारण था। पहला, इसको पता था कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो हमारा जो जीवन स्तर है ब्रिटेन का वो गिर जाएगा, पहला बात। और दूसरा क्या होगा, और इस जीवन स्तर के गिर जाने से हमारा जो सामाजिक जो तनाव है वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या कारण था कि ब्रिटेन के लोगों ने खाद्य आत्मनिर्भरता को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो मेरे रसगुल्लो क्या बोलोगे? पहला तो जीवन स्तर गिर जाता अगर वो आत्मनिर्भरता को अपना लेते ब्रिटेन के लोग, तो पहला तो जीवन स्तर गिर जाता और दूसरा क्या होता कि सामाजिक तनाव का जो भाव है वो पूरे ब्रिटेन के क्षेत्र में फैलने लगता। तो अब एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा जवाब देना। हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में अगर खाद्य आत्मनिर्भरता आती है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का जो जीवन स्तर है वो गिर जाएगा, सामाजिक जो तनाव है वो क्या हो जाएगा? फैलना शुरू हो जाएगा, लोगों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज मेरे को बताओ, क्या कारण था कि जिसके कारण ब्रिटेन ने खाद्य आत्मनिर्भरता को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया? कुछ तो कारण था, ये तो कारण था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसके कारण इन्होंने इन चीजों को मना किया कि लोग चाहते कि आत्मनिर्भर बने ताकि उससे ज्यादा सेविंग होती है। बात को समझो, ज्यादा मात्रा में सेविंग होती है। आप अगर खुद से पढ़ने लगोगे तो कहीं ना कहीं उसमें ट्यूशन का खर्चा तो आपका बच जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो 400 रुपया ट्यूशन चार्ज देते हो वो तो बच जाएगा आपका ना। तो आपकी इनकम तो सेव हुई ना, आपकी इनकम सेव हो जाती है और उससे प्रति व्यक्ति आय भी आपके क्षेत्र का इंक्रीजमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जब खाद्य आत्मनिर्भरता को मना कर रहा था तो कुछ तो कारण था, कारण तो यह था। लेकिन ये क्यों होता कि जीवन स्तर गिर जाता और साथ में सामाजिक तनाव फैलने लगता? ये क्यों होता, इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं 18वीं सदी में यानी कि 18वीं से 19वीं सदी का जो बीच का जो काल है, इस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन में, सबसे पहली बात ब्रिटेन में क्या हुआ कि यहां पे जो आबादी है वो तेजी से बढ़ने लगी। कब? 18वीं सदी के आखिर के दशक में क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो उनकी आबादी थी, जो जनसंख्या थी वो तेजी से बढ़ने लगी। तो जब जनसंख्या तेजी से बढ़ा तो जो भोजन का जो मांग है, भोजन का जो डिमांड है वो भी क्या हुआ? बढ़ने लगा। रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि 18वीं सदी के आखिर में जब ब्रिटेन की आबादी बढ़ने लगी, बढ़ने का कारण भी इससे पहले मैंने लिया था, तो जब बढ़ने लगी तो उससे भोजन का मांग क्या हो गया? बढ़ने लगा। साथ में जब जनसंख्या बढ़ा तो जो शहर का जो विस्तार है यानी कि शहर का जो विकास है वो भी क्या हो गया? तेज हो गया, शहर भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। अब जब शहर ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगा तो उससे क्या हो गया? उद्योग जो है वो भी बढ़ने लगा। अब बात को समझिएगा कि जब ब्रिटेन में आबादी बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ गई, साथ में जैसे जैसे शहरों में लोग आने लगे, शहरों का विकास विस्तार होने लगा, वैसे ही उद्योग भी क्या हो गए? बढ़ने लगे। और साथ साथ में केवल उद्योग से ही तो हम लोग हर चीजें नहीं ना कर सकते हैं। अब मान लो कि उद्योग से आटा, जैसे हम लोग आटा उत्पादन करते हैं, एक तरह का उद्योग से उत्पादन होता है, तो क्या आटा का अगर उत्पादन हो रहा है, क्योंकि आटा का बहुत मात्रा में डिमांड है, मान लो कि हमारे क्षेत्र में आटा का बहुत मात्रा में डिमांड है, तो आटा गेहूं से बनता है और गेहूं कहीं ना कहीं कृषि उत्पाद है। तो जब शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ गई, भोजन का मांग बढ़ा, शहर का विस्तार हुआ, उद्योग बढ़ने लगे, तो उससे कहीं ना कहीं जो कृषि उत्पाद था उसका भी मांग बढ़ने लगा। अब सोचो, जिस चीज का मांग बढ़ेगा, जिस चीज को लोग ज्यादा खरीदेंगे, जिस चीज का मार्केट में ज्यादा डिमांड होगा, कहीं ना कहीं उसका कीमत भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। आप बोलोगे हाँ सर। देखो ना, दुर्गा पूजा में कपड़ों का रेट कितना बढ़ जाता है, कारण क्या? सब कपड़ा खरीदता है मेरे दोस्त। तो ध्यान से सुनना कि अगर मैं बात करूं कि जब 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन की आबादी बढ़ गई, भोजन की मांग बढ़ने लगी, शहरों का विस्तार हो गया, तो उद्योग बढ़ने लगा और उद्योग के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी, जिससे क्या हो गया? कृषि उत्पाद क्या हो गए? महंगे हो गए। अब बात को समझा मेरे रसगुल्लो? तो जब कृषि उत्पाद महंगा हो गया
तो फिर अब क्या किया कि जो बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सरकार को दबाव डाला कि आप ऐसा नहीं करना। आप सरकार को दबाव डाला और सरकार को दबाव डाल के क्या किया कि जो मक्का होता है ना, मक्का जिसको भुट्टा बोलते हैं, उसके आयात पर क्या किया, पाबंदी लगा दिया। अब यहां पे एक चीज गौर करना मेरे रसगुल्लो, माइनर पॉइंट है कि मैंने क्या बोला कि जब ये सारा चीज देखा गया कि ब्रिटेन की आबादी बढ़ी तो भोजन का मांग बढ़ गया, शहरों का विस्तार होने लगा तो उद्योगों का मांग, उद्योग बढ़ने लगे, जिससे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई और कृषि उत्पाद क्या हो गए, महंगे हो गए। तो बड़े भूस्वामी ने क्या किया कि अरे यार मैं ही क्या करता हूं, मैं ही वस्तुओं का उत्पादन करता हूं, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। अच्छा मौका क्या था कि अगर मैं अभी सरकार को दबाव डालूं कि आप बाहर से खाने वाली चीजों को नहीं मंगाना, क्या कि बाहर से आप खाने वाली जो कृषि उत्पाद है आप उसको नहीं मंगाओगे, तो क्या होगा कि अपने देश में हम लोग उत्पादन करेंगे, तो उससे जब इसका कीमत बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उससे हमको ज्यादा मुनाफा होगा। तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े भूस्वामी ने क्या किया, सरकार को दबाव डाला कि अब मक्के का आयात यानी कि भुट्टा का आयात नहीं करोगे, दूसरे देश से उसका क्या करोगे, उसको नहीं मंगाओगे। तो जब सरकार को पूरा प्रेशर डालकर भुट्टे के या मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण लॉ। और आपके एग्जाम में आता है कर्ण लॉ किसे कहते हैं, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना, बोला जाएगा जिन कानूनों के सहारे कर्ण माने हम लोग बात करते हैं मक्का, कर्ण के आयात पर रोक लगा दिया गया, उसे क्या कहा जाता है, कर्ण लॉ कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि कर्ण लॉ क्या है, तो क्या बोलोगे कि जिन कानूनों के सहारे कर्ण के आयात पर रोक लगा दिया गया उसको क्या बोलेंगे, कर्ण लॉ कहते हैं। कर्ण लॉ को क्यों लागू किया गया, तो बड़े भूस्वामियों के प्रेशर में आके सरकार ने लागू किया। तो बड़े भूस्वामी ने क्यों प्रेशर दिया, तो जब कृषि उत्पाद महंगे हो गए तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए बड़े भूस्वामियों ने क्या किया, सरकार को प्रेशर किया कि आप क्या करो, कर्ण लॉ को समाप्त कर दो। तो जब कर्ण लॉ को लगा दिया गया तो कहीं ना कहीं कर्ण लॉ के कारण जनता के जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा। तो जब कभी उस पर प्रभाव हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि जनता कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया दिखाएगी, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया दिखाएगी। आप बोलोगे हाँ सर प्रतिक्रिया तो दिखाएगी। तो प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो समझिएगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि खाद्य पदार्थ जब कृषि उत्पाद नहीं मिलने लगा, जब उद्योग बढ़ने लगा और लोग क्या करने लगे, कृषि उत्पादों का ज्यादा डिमांड करने लगे, चूंकि जितना क्षेत्र है उसी में कृषि उत्पाद करना था, तो जो बड़े भूस्वामी थे उस देश की वो जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो जब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की जो कीमत है मेरे रसगुल्लों क्या हो गई, ऊंचा हो गई, क्या हो गई, ऊंचा हो गई। तो जब ये खाद्य पदार्थ ऊंचे हो गए, दाम ऊंचे हो गए, तो कहीं ना कहीं लोग सोचने लगे कि अब मैं खाऊंगा क्या, क्योंकि अब उद्योगपति जो थे उनके पास क्या था, कंपटीशन आ गया कि अगर एक दूसरा उद्योगपति अगर कम रेट में सामान दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग वहीं पे जाएंगे ना। तो बाकी जितने भी उद्योगपति थे इन्होंने क्या किया कि जनता के साथ मिलकर सरकार को मजबूर कर दिया कि आप क्या करो, कर्ण लॉ को समाप्त करो। मैंने क्या बोला कि बड़े भूस्वामी ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में सरकार को बोला कि आप क्या करोगे, बाहर से आप कर्ण को नहीं मंगाओगे। तो उससे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के बीच में कंपटीशन चलने लगा कि एक क्षेत्र में मान लो कि दो उद्योगपति है, ये भी क्या करता है, आटा बनाता है, और ये भी क्या करता है, आटा बनाता है। अब ये जो आटा बनाने वाला है, अगर मैं क्या करता हूं, गेहूं का उत्पाद करता हूं और मैं सीधा इसको दे देता हूं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इसको मैं ज्यादा मात्रा में इसको गेहूं दे देता हूं, तो ये कम रेट पे क्या करेगा, आटा को बेचेगा। तो जहां पे सस्ता होगा ना लोग वहीं जाते हैं, जहां पे सस्ता होगा लोग वहीं पे जाते हैं। तो जब लोग यहां से खरीदना शुरू करेंगे तो इसको दिक्कत होगा। तो इसी तरह ब्रिटेन में और भी बहुत से उद्योगपति थे जिनको कृषि उत्पाद चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा था कि जो देश की जो बड़े भूस्वामी है वो उत्पादों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उद्योगपति अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, और लोग इस महंगाई से डर गए थे कि इतना ज्यादा कीमत होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, उसके लिए क्या किया कि कर्ण लॉ को हटाने के लिए बहुत ज्यादा सरकार को जोर डाला गया। और सरकार ने क्या किया, आखिरकार कर्ण लॉ को हटाया। तो कर्ण लॉ को हटाने के बाद या कर्ण लॉ के समाप्ति के बाद, या मैं बोल सकता हूं कि कर्ण लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर कैसा था, कुछ तो था ना,
कुछ तो था, कुछ तो रहा होगा, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। तो बात किया कि अंतरराष्ट्रीय विकास आर्थिक विनिमय के आधार पर किस तरह से होता है, तीनों प्रभावों के बारे में बात किया, विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में बात किया। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आई होप, मुझे लगता है कि आप पूरा कर दोगे। यहां से थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास फोन है, क्योंकि मैं फोन से रिकॉर्डिंग करता हूं, तो मेरे पास जो फोन है उस फोन में थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है और बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको दरकिनार करते हुए मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं। तो करण लॉ के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, तो यहां से यहां तक आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा करण लॉ के बारे में। अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि करण लॉ के समाप्ति के उपरांत लोगों के जीवन में किस तरह का प्रभाव था, तो उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहां तक आप लिखोगे करण लॉ के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख देना कि 18वीं सदी में जब क्या होने लगा, जो ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी तो भोजन का मांग बढ़ा, और जैसे जैसे क्या हो सकता है कि शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ, उद्योग बढ़ने लगा, तो उसी तरह कृषि उत्पाद का मांग बढ़ने लगा, उससे ही क्या हो गया, कृषि उत्पाद महंगे हो गए। तो बड़े भूस्वामी ने मौका का फायदा उठाकर सरकार को प्रेशर डाला और मक्के की आयात पे क्या किया, पाबंदी लगा दिया। तो जब मक्के की आयात पे पाबंदी लगाया तो उससे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को, जो सरकार, जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता। तो उस दिक्कत को कम करने के लिए क्या किया गया कि सरकार को मजबूर किया गया कि आप करण लॉ हटा दो। तो करण लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग कल देखेंगे इसके बारे, इस टॉपिक के बारे में कि आगे क्या हुआ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जाते मैं एक बात बोलूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी हो इतनी औकात नहीं। और एक चीज जान लो मेरे दोस्तों कि हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, मैं रसगुल्लों में बोलूंगा, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इतिहास में चर्चित होना है तो संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष क्या है, डेली के आपकी जो पढ़ाई का तरीका है उसको ज्यादा इंक्रीजमेंट करो, सीधा सा फंडा है। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं बाबू कि रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं, हमें हार नहीं स्वीकार करना है, हमें तब तक लड़ना है, हमें तब तक स्टडी करना है, तब तक पढ़ाई करना है जब तक पड़ोसी के घर के आगे हम लोग डीजे ना बजा लें, तब तक हमें क्या करना है दोस्तों, पढ़ाई करते ही रहना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।